नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। देखिए, रिसेंटली जो आपका पीएमओ है, उन्होंने एक मीटिंग के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया था। अब इसके लिए लेटर इशू की थी आपके लॉ मिनिस्ट्री ने। अब इस मीटिंग को अटेंड करना इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सवालिया निशान उठाता है, ऐसा मानना है ऑपोजिशन पार्टी और पूर्व 5 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का। आइए जानते हैं यूपीएससी के लिए यह टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। बात की जाए मेंस की, तो इसके ऊपर एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ सकता है आपके मेंस में, जहां पे आपको रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। उसके अलावा प्रीलिम्स में भी यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं यहां पर आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप इनके उत्तर जरूर से कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। आप यहां पे वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप सभी ने इसका उत्तर दे दिया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जो भी बच्चे 2022 के प्रीलिम्स और मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए आखिरी मौका हो सकता है अपने जड़ों को और अच्छे से मजबूत करने के लिए। हमारा प्रारंभ 4 बैच लॉन्च होने वाला है 20 दिसंबर 2021 को। आप इसके लिए video.onlyias.in पे जाके लॉगिन कर सकते हैं और नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि आपकी फाउंडेशन को और अच्छे से मजबूत कर सकें। आइए अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। देखिए, इलेक्शन कमीशन की सबसे प्राइम ड्यूटी ये है कि ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और यूनियन एंड स्टेट इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा ये ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जिनके ऊपर किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का कोई आधिपत्य नहीं है। अब बात की जाए इसे एस्टैब्लिश कब किया गया था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में मेंशन किया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में, जहां पर आर्टिकल 324 से 329 डील करते हैं आपकी पावर, फंक्शन, टेन्योर और एलिजिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स। आइए अब हम देखते हैं इन आर्टिकल को एक एक करके। पहला आर्टिकल है आपका आर्टिकल 324। यहां पे आपके इलेक्शन से रिलेटेड क्या पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन को, यह मेंशन किया गया है। उसके अलावा आर्टिकल 325 में इलेक्टोरल रोल से संबंधित किस तरह की पावर दी गई है इलेक्शन कमीशन को, और किसी भी सिटीजन को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स इन इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, यह मेंशन किया गया है आर्टिकल 325 में। बात की जाए आर्टिकल 326 की, तो यहां पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में बात की गई है, जहां पर कोई भी भारतीय सिटीजन जो 18 साल से ऊपर आयु में है, वो वोट कर सकता है अपने नियर बाय पोलिंग स्टेशन पे, जहां पर उसका नाम मेंशन है इलेक्टोरल रोल में। उसके अलावा आर्टिकल 327 पार्लियामेंट को पावर देती है विद रिस्पेक्ट टू जो भी इलेक्शन है आपके लेजिस्लेचर की। उसके अलावा आर्टिकल 328 स्टेट को सिमिलर पावर देती है। और बात की जाए आर्टिकल 329 की, तो यह कोर्ट को रोकने की कोशिश करता है कि वो इलेक्टोरल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आइए अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है इलेक्शन कमीशन का। ओरिजिनली 1989 तक, यानी 1950 से लेके 1989 तक इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी रही। बट 1989 में आता है आपका इलेक्शन कमिश्नर्स अमेंडमेंट एक्ट 1989, जिसके बाद जो आपकी ये सिंगल मेंबर बॉडी है, ये मल्टी मेंबर बॉडी बन जाती है। अब यहां पे कारण ये था कि जो आपकी वोटिंग एज थी वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी 1989 में, जिसके बाद से वर्कलोड इंक्रीज हो जाता है आपके इलेक्शन कमीशन पे, और इसी वजह से आने वाले कुछ साल तक ये मल्टी मेंबर बॉडी रहती है। उसके बाद एक बार फिर से इसे सिंगल मेंबर बॉडी कर दिया जाता है, और आज की डेट में बात की जाए तो ये 3 मेंबर बॉडी है, जहां पर एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं। अब बात की जाए इन्हें अपॉइंट कौन करता है,
तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट साहब। उसके अलावा अगर बात की जाए इनके टेन्योर की, तो इनका टेन्योर है 6 ईयर और 65 ईयर ऑफ एज, दोनों में से जो भी पहले आता हो। अब बात की जाए इनकी सैलरी की, तो इनकी जो सैलरी और पर्क है वो बिल्कुल सिमिलर है जो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के हैं। अब बात की जाए रिमूवल के प्रोसेस की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो भी सिमिलर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरह। अब यहां पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है? आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन कीजिए। देखिए, आप सभी लोग क्वेश्चन के आंसर तो कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि जो आपसे डिटेल में मांगता हूं आप उन्हें भी अवश्य से कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इससे आपकी एक क्विक रिवीजन रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात की जाए इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट के इलेक्शन, लेजिस्लेचर के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन यही कंडक्ट करवाते हैं। उसके अलावा कब कौन से इलेक्शन होंगे यानी उनके शेड्यूल को डिसाइड करता है आपका इलेक्शन कमीशन। साथ ही साथ यहां पर मैं दोनों इलेक्शन को इंक्लूड कर रहा हूं, जनरल इलेक्शन और बाय इलेक्शन। अगर बात की जाए इलेक्टोरल रोल की, तो इन्हें भी प्रिपेयर करने की ड्यूटी है आपके इलेक्शन कमीशन की। उसके अलावा अगर किसी पार्टी को रिकॉग्निशन देनी हो या इलेक्टोरल सिंबल देना हो, तो यह काम भी आपका है इलेक्शन कमीशन के पास। इसके अलावा आपकी इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इंप्लीमेंट करती है और साथ के साथ ये एक कैंपेन में कितना कैंडिडेट खर्चा कर सकता है इस लिमिट को भी डिसाइड करती है। उसके अलावा कौन सा कैंडिडेट पोस्ट इलेक्शन डिस्क्वालीफाई हो सकता है पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से, इसके लिए इनके पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। अब यहां पे मेरा सवाल आपसे यह है कि ये किसको एडवाइस करते हैं? प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, प्राइम मिनिस्टर को, स्पीकर को या चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा को? अब इसका उत्तर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है इलेक्शन कमीशन को इंडिया में। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल तो यह है कि इन्हें डेमोक्रेसी को इफेक्टिव बनाना है। अब इसके लिए इन्हें दो काम करने होंगे। इनका पहला रोल यह रहेगा कि इन्हें लोगों की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना होगा वोटिंग में। अब अगर ऐसा होता है तो इससे बेनिफिट यह होगा कि आपकी डेमोक्रेसी जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। उसके अलावा इनकी एक ये भी ड्यूटी है कि ये अवेयरनेस जनरेट करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस से रिगार्डिंग, चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो या अगर कोई वोटर फर्स्ट टाइम वोट करने वाला है तो वोटिंग से रिलेटेड जो भी उसके डाउट्स हैं उनको दूर करने का भी काम इलेक्शन कमीशन का ही है। इसके अलावा इनकी ड्यूटी यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी वैल्यूज दी गई हैं उनको अपहोल्ड करेगी इलेक्टोरल गवर्नेंस के फील्ड में, चाहे वो इक्वालिटी हो, इक्विटी हो, इंडिपेंडेंस हो, रूल ऑफ लॉ हो, इन सभी को ये मेंटेन करेगी इलेक्टोरल प्रोसेसेस में। यहां पर इसका तात्पर्य यह है कि मान लीजिए जब भी ये इलेक्टोरल रोल बनाते हैं तो वहां पर ये इंश्योर करेंगे इक्वालिटी एंड इक्विटी। उसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वहां पर भी ये इंश्योर करेंगे इक्वालिटी एंड इक्विटी। अब इसके लिए इन्हें क्या करना होगा? इसके लिए इन्हें फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करना होगा। अब उसके लिए इन्हें अपनी अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी और क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने की जरूरत है। और इन सबको मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑटोनॉमी, मतलब इन्हें यह इंश्योर करना होगा कि ये एफिलिएटेड नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल थिंकिंग से। इन्हें एक इम्पार्शियल बिहेवियर रखना पड़ेगा टुवर्ड्स ऑल पॉलिटिकल पार्टी सो दैट जो आपके इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर कंडक्ट हो सके। उसके अलावा कुछ मूलभूत कमियां भी हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली तो ये कि रीसेंट टाइम में जो इलेक्शन कमीशन की इमेज है वो पहले से ज़्यादा धुलमिल हो चुकी है। इसके पीछे दो मेजर कारण हैं। रिसेंट टाइम में एक स्टेट इलेक्शन में हमें यह देखने को मिला था कुछ इलेक्शन कमीशन के कर्मचारी किसी पॉलिटिकल पार्टी की गाड़ी में बैठ गए थे। उसके अलावा ईवीएम को लेके भी कई बार क्वेश्चन उठाए गए हैं जिसको ढंग से क्लैरिफाई नहीं कर पाया है आपका इलेक्शन कमीशन। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा कहा जाता है कि ईवीएम ढंग से वर्क नहीं करती,
तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में इस बारे में जागरूकता क्रिएट करने का काम है इलेक्शन कमीशन का, और ये इंश्योर करने का काम है इनका कि ईवीएम में किसी तरह की माल फंक्शनिंग ना हो, ताकि ये इंश्योर कर सके कि लोगों का भरोसा इन पर बना रहे। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है, इनके पास इतनी पावर नहीं है अभी भी कि ये पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट कर सके। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन कमियों को दूर कर सकें, ताकि भविष्य में इलेक्शन कमीशन के ऊपर लोगों का भरोसा उसी तरह से बना रहे। इसके अलावा एक मूलभूत कमी और भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि क्या अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया है आपके इलेक्शन कमीशन के लिए। मतलब किस इंसान को इलेक्शन कमिश्नर लगाना है या किस इंसान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लगाना है, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहीं भी मेंशन नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक ओपेकनेस मेंटेन होती है आपके अपॉइंटमेंट को लेके, और इसी चीज को हमें दूर करने की भी जरूरत है, ताकि हम इंश्योर कर सके ट्रांसपेरेंसी इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ दीज इलेक्शन कमिश्नर्स। तो आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।